नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल का दूसरा अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम भूमि के बारे में समझेंगे, उसके बाद भूमि उपयोग, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया उसको भी जानेंगे। इसके अलावा हम भूमि संरक्षण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भूमि। सबसे पहले हम विश्व के दो अलग अलग भागों की कुछ परिस्थितियों के बारे में देखते हैं। तो पहली परिस्थिति है तंजानिया, अफ्रीका। यहाँ पर एक माम्बा नाम की बच्ची है। माम्बा नाम की बच्ची है, वो सुबह जल्दी उठ के पानी लेने जाती है और वापस आने में उसको 2 घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद पानी लाने के बाद ये अपनी माँ के काम में सहायता करती है। माँ के काम में सहायता करती है। उसके बाद इसका भाई है, वो बकरियां चराता है, उसको भी ये मदद करती है। और इनका पूरा परिवार एक छोटी सी झोंपड़ीनुमा मकान में रहता है और उसके चारों ओर चट्टानी बाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ सेब व मक्का की खेती कर पाते हैं, जिससे इस पूरे परिवार का साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं रहता है। और दूसरी परिस्थिति है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की मध्य भाग की ये जो भाग है, ये भेड़ पालन प्रदेश है। भेड़ पालन प्रदेश। यहाँ पर एक पीटर नामक बालक के परिवार के बारे में बताया गया, जिसके परिवार का मुख्य कार्य है ऊन प्रक्रमण का कारखाना। ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना है। तो ये पीटर नामक बच्चा है, जब स्कूल से आता है तो चाचा को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। इनका जो भेड़ों का बाड़ा है, भेड़ों का बाड़ा है, वो पहाड़ियों के नीचे घास के मैदान में इन भेड़ों को रखने का बाड़ा है। और भेड़ पालन में ये आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इनका पालन करते हैं। इसके अलावा पीटर का परिवार जैविक कृषि के सहायता से सब्जियां भी उगाता है। जैविक कृषि की सहायता से सब्जियां भी उगाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों के जीवन व्यतीत करने में बहुत ही ज्यादा अंतर पाया गया है। और ये जो विभिन्नता है, ये भूमि की गुणवत्ता, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण है। भूमि की गुणवत्ता, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ तंजानिया माम्बा के यहाँ आसपास का जो भाग है वो चट्टानी है, लेकिन पीटर के आसपास का भाग है वो घास के मैदान पाए जाते हैं। जल, यहाँ पर जल बहुत दूर से लाना पड़ता है, यानी उपलब्धता आसान नहीं है। मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी। पीटर का परिवार नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है और जैविक खेती भी करता है, इसलिए इनके जीवन यापन में इनसे माम्बा के परिवार से भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो है कारण है, ये भिन्नता के महत्वपूर्ण कारण है। और प्राकृतिक संसाधनों में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। और पृथ्वी का जो कुल भूभाग है, उसकी लगभग 30% भाग पर भूमि है। पृथ्वी का ये जो भूपृष्ठीय भाग है, पूरा भूपृष्ठीय भाग है, उसके लगभग 30% भाग पर भूमि है। 29.2%, यानी लगभग 30% भाग। इस 30% भाग में से ही ज्यादातर भूमि आवास योग्य नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व में 90% जनसंख्या
इस भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष बचे 70% भाग पर या तो जनसंख्या विरल है, विरल जनसंख्या है, या फिर निर्जन है। यानी या तो बहुत कम लोग रहते हैं या निर्जन है, वहां पर कोई लोग रहते ही नहीं है। तो इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का पूरा क्षेत्र है, पृथ्वी का पूरा क्षेत्र, तो इसके 30% भाग पर केवल भूमि है, और इस भूमि का सिर्फ 30% भाग, इस भूमि का सिर्फ 30% भाग है वो 90% लोगों के रहने के लिए है। और ये जो भाग है ये या तो विरल जनसंख्या या निर्जन है। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो भूमि है उसका कितना भाग हम ज्यादातर लोग उपयोग करते हैं। और ये जो विरल जनसंख्या वाला 70% भाग है, विरल जनसंख्या का 70% भाग है, यहाँ पर या तो उबड़ खाबड़ जमीन है, उबड़ खाबड़ जमीन, या मरुस्थल, पर्वतों के तीव्र ढाल, यानी जो पहाड़ी होती है इसका ये जो तीव्र भाग है ये यहाँ पर बसना मुश्किल होता है, इसलिए लोग विरल रहते हैं। जलाक्रांत संभावित क्षेत्र, यानी ऐसा भूभाग जहाँ पर कभी भी बाढ़ आने की संभावना रहती हो, या फिर सघन वन यानी घने जंगल। ये जितने भाग हैं यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें उबड़ खाबड़ जमीन हो, वहाँ पर खेती करना या मकान बनाना मुश्किल रहता है। उसके अलावा मरुस्थल में आवश्यक चीज़ें उपलब्ध होना मुश्किल होता है। उसके अलावा पर्वत की तीव्र ढाल, वहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं आती है। और जलाकांत प्रभावित क्षेत्र और सघन वन, घने जंगल जहाँ पर आदमी को रहने और अपना जीवन यापन करने में मुश्किल होती है, इसलिए वहाँ पर सघन जनसंख्या नहीं पाई जाती। और ये जो 90% जनसंख्या है, ये 90% जनसंख्या या तो उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान, ऐसे क्षेत्रों में रहेंगे ये 90% लोग जहाँ पर उपजाऊ मैदान है, जहाँ पर कृषि करना आसान होता है। या फिर नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भाग, पृथ्वी का धरातलीय भाग है वो भूमि कहलाता है। अब हम देखते हैं भूमि के उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, आवास, सड़कें, उद्योग, खनन आदि के लिए भूमि को काम में लेते हैं। इसे ही सामान्यतः भूमि उपयोग कहा जाता है। मनुष्य विभिन्न कार्यों जैसे कृषि है, वानिकी, आवास, सड़कें, उद्योग और खनन आदि के लिए भूमि को काम में लेता है। तो ये जितने भी काम है इनके भूमि का जो उपयोग होता है उसे हम सामान्यतः भूमि उपयोग के नाम से जानते हैं। क्या आपके आसपास भी इनके अलावा कोई भूमि उपयोग होता है? अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। भूमि का उपयोग है वो भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और
जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भूमि का जो उपयोग है वो इस तरह करती है, मृदा है, जलवायु है, खनिज या जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यानी ये जितने भी काम है ये सब भौतिक कारकों से प्रभावित रहते हैं। इसके अलावा मानवीय कारक हैं। इनके अलावा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ये दो मानवीय कारक हैं। इनका भी भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यानी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर हमें आवास, सड़कें आदि की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, और प्रौद्योगिकी जहाँ होगी वहाँ पर हम उद्योग धंधे आदि लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने प्रकार की होती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि, तो ये भूमि है ये दो प्रकार की। पहला है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि, जिसे हम सार्वजनिक भूमि भी कह सकते हैं। निजी भूमि पर व्यक्तियों का अधिकार होता है, जैसे मकान, खुद का मकान बना रखा है, वो जो भूमि का उपयोग है वो उस खुद का है। कृषि, अगर किसी किसान के पास खुद की जमीन है तो वो उसके लिए कृषि भूमि है, ये इस पर निजी स्वामित्व रखता है। इसके अलावा उद्योग धंधे हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है तो वो भी इसमें निजी भूमि में आएगा। और इस सामुदायिक भूमि पर है वो समुदाय का अधिकार होता है। सामुदायिक या सार्वजनिक भूमि पर कोई व्यक्ति अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकता। ये एक समुदाय के लिए काम में ली जाने वाली भूमि होती है। इस भूमि के उपयोग है वो जैसे चारागाह है। इस सामुदायिक भूमि का उपयोग चारागाह है, फलों व फलोत्पाद के लिए, खेल के सार्वजनिक मैदान, सड़कें बनाने आदि के लिए किया जाता है। यानी सामुदायिक भूमि है, जैसे चारागाह है, वहाँ पर सभी अपने जानवरों को चरा सकते हैं। इसके अलावा फलों व वनोत्पाद के लिए जो जंगल है उनका उपयोग करते हैं, तो वो भी एक सामुदायिक भूमि होती है। खेल के सार्वजनिक मैदान, सड़कें बनाने, यानी सड़क के लिए जो भूमि काम में ली गई वो एक सार्वजनिक भूमि, उस पर कोई भी आ जा सकता है। और इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है, यानी सब मिलकर उस भूमि को काम में लेते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता है वो तो सीमित है। सामुदायिक भूमि पर लोगों ने व्यापारिक क्षेत्र बनाने, और अगर ये नगरीय क्षेत्रों में तो वहाँ पर लोगों ने घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया है। अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ये तो भूमि के उपयोग बदल रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण का क्षेत्र बढ़ने लग गया है, जिसकी वजह से पर्यावरण के लिए एक खतरा उत्पन्न हो गया है। यानी निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण का क्षेत्र बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को एक खतरा होने लग गया है। अब हम देखते हैं भूमि का संरक्षण। भूमि संसाधन है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण
वन भूमि और कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकने के लिए भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा वन का रोपण करना चाहिए, यानी पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। भूमि उदार करना चाहिए। औद्योगिक कचरा, भूस्खलन या मरुस्थलीकरण के कारण इस भूमि को जो नष्ट हो रहे हैं उसको बचाना चाहिए। जैविक कृषि, रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों का कम प्रयोग कम करें और जैविक कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, उससे भी भूमि का संरक्षण हो सकता है। इसके अलावा अतिचारण पर रोक, जंगली इलाकों में या वन क्षेत्रों में पशुओं को ज्यादा चराते हैं तो वो नए पेड़ पौधे उगने से रोक देती हैं। भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके ये हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई तरीका ध्यान में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके।